Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ज़ीशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डा न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 13 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डा न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है और जो करंट कोलिशन गवर्नमेंट है उसके दरमियान जो रिज़र्व्ड सीट हैं उसको लेके जी काफ़ी मसला चल रहा था. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पीटीआई को रिज़र्व सीट नहीं दे रहा था. कल जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की उसके अंदर रिज़र्व सीट पे हेयरिंग हुई है और वहाँ पे जी जो रिज़र्व सीट का डिसीजन है वो पीटीआई की फेवर में आया है और पीटीआई जो है वो विन करती हुई दिखाई दे रही है. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. कंसिस्टेंसी जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है और ग्रेट थिंग्स जो है ना ये टाइम लेती हैं. तो आपने अपना टाइम, एनर्जी और फोकस जो है वो देना है. डिस्ट्रैक्शंस आर अट्रैक्शन. तो आजकल जी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, फिर ज़ाहिर बात है चैलेंज भी हैं नए दौर के और आपकी जो यंग एज है इसके भी हैं. सो सबको मैनेज करना है. सबसे पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में हम अपलोड कर देंगे. सबसे पहला जी एडिटोरियल है इनजस्टिस अनडन. यही जी रिज़र्व सीट का जो मैंने अभी कार्टून बताया उसी के बारे में है ये. इलेक्शन हुए 8 फरवरी को. 266 जो सीट है ना उन पे जी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और बाकी 70 सीट रिज़र्व होती हैं जिसमें से 60 जो हैं वो होती हैं वुमेन की और 10 जो हैं वो होती हैं मिनॉरिटीज़ की. ठीक है, तो ये टोटल 336 सीटें बनती हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर. जो भी पार्टी जो इलेक्टेड होके आती है, जो भी इसमें से सीटें जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो ज़्यादा जीतता है उसके हिसाब से उसको रिज़र्व सीट दे दी जाती हैं. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि रिज़र्व सीट उस पार्टी को मिलती हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हो और जिसके पास इंतखाबी निशान हो. आप जानते हैं पीटीआई जो है जब इलेक्शन हुए तो इसका जो इंतखाबी निशान है बल्ला इससे ले लिया गया और उसके अलावा इनको एज आ पार्टी इलेक्शन के अंदर जो है वो अलाउ नहीं किया गया. इसलिए पीटीआई ने एज आ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शन के अंदर ये खड़े हुए थे और ये कैंडिडेट बाद में विन भी कर गए. फिर इन्होंने क्या किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक करके अपोजिशन पार्टी के अंदर बैठ के. तो अब कहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ना रिज़र्व सीट का, इसके अंदर जो जजमेंट है वो जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिसमें पीटीआई शामिल है उसकी फेवर में आया है और ये जो जस्टिस है पीटीआई को दे दिया गया है और उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि अब पीटीआई को जो रिज़र्व सीट हैं वो मिल जाएंगी. तो जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उसका ख़ात्मा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पीटीआई की जो इलेक्शन विक्ट्री है उसके ऊपर कोर्ट रूलिंग की है. पीटीआई जो कि पहले पीटीआई के तौर पे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे. 8 फरवरी के अंदर जो उनकी सीटें थी एज आ आज़ाद कैंडिडेट उन्होंने विन की थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सके. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जी इस जो डिस्टिंक्शन जो चला आ रहा था, ये जो रिज़र्व सीट का इशू चला आ रहा था, इसको हल कर दिया है और कल ये हेयरिंग हुई है. ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर मेजर जो पॉलिटिकल जमातें आप जानते हैं पीएमएलएन जो है उसके साथ जो पीपीपी है, उसके अलावा एमक्यूएम है, बाकी कुछ जमातें हैं, उन्होंने मिल के जी वहाँ पे करंट कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है. और अपोजिशन पार्टी में आप जानते हैं इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके साथ इल्हाक कर लिया था. ठीक है, पीटीआई को जी अब रिस्टोर कर दिया गया है. पीटीआई पे जो बैन था उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया गया है. पॉलिटिकल पार्टी की मान लिया गया है पीटीआई को. नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर इसको माना जाए. पीटीआई जो है इसकी जो रिज़र्व सीट हैं वो भी इसको दी जाएंगी, मिनॉरिटीज़ की भी और वुमेन की भी.
पीटीआई जो है कहता है कि उसकी पोजीशन जो है अब सॉलिडिफाई हो रही है, अब ये जी जो भी कानून साजी है उसमें बढ़ चढ़ के अपना जो रोल है वो प्ले करेगी। पीटीआई जो है पहले इसको जी ट्रीट किया गया एज अ यूजलेस एंटिटी, जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ था, इनको पॉलिटिकल राइट से महरूम किया गया, इनका इंतखाबी निशान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया। अब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी मिस इंटरप्रिटेशन थी उसको उल्ट कर दिया और इनका जो पॉलिटिकल राइट थे उनको बहाल कर दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पीटीआई को जी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अभी भी इनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट, उस पर डिनाइल है, उसको अभी इनको पेश नहीं किया गया। मेजॉरिटी ऑफ जो जजेस हैं वो पीटीआई के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं उनको देने के लिए जो है वो अपना डिसीजन दे रहे हैं। पीटीआई जो है वो अब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेगी। अब जी पीटीआई दोबारा जो है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बहाल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले रिफ्यूज़ कर रहा था कि पीटीआई को हमने जी रिज़र्व सीटें नहीं देनी, क्योंकि जी पीटीआई ने हमें लिस्ट भी पेश नहीं की और पीटीआई के पास इंतखाबी निशान भी नहीं था। लेकिन कहता है कि जो इंतखाबी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को जी रिकोगनाइज कर दिया, वही बातें हैं कि इनको जस्टिस जो है वो दे दिया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है लूमिंग फ्लोर शॉर्टेज। आटे की जो है वो कमी हो रही है, ख़ास तौर पे जो फ्लोर मिल्स हैं वहाँ पे जी नेशन वाइड स्ट्राइक जो है हो रही हैं। क्या हुआ जी, क्यों जी जो आटे मिल के मालिकान हैं वो जी हड़ताल कर रहे हैं? मेन इशू यही है कि गवर्नमेंट ने जी अभी 2024 और 25 का जो ये बजट दिया है इसमें जी उन्होंने जी जितने भी आटे मिल्स के जो मालिक हैं उन पे टैक्स इम्पोज कर दिया। कहते हैं इसको देखते हुए जितने भी फ्लोर मिल के मालिक हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्सडे को जी एक जो नेशन वाइड हड़ताल है उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन है अपना रिवोक का मतलब है मनसूख करे, कि जो उन्होंने हम पे 2.5% टैक्स लगाया है वो हम पे ना लगाएं, बल्कि जो रिटेलर हैं जो हमसे आटा ख़रीदते हैं वो उन पे टैक्स लगाया जाए। अब ज़ाहिर बात है जब रिटेलर पे टैक्स लगेगा तो डायरेक्टली आवाम पे टैक्स लगेगा। तो जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े जो हाथी हैं, वो टैक्स नेटवर्क से अपने आप को हमेशा बाहर रखने के लिए हड़तालें करते हैं। मिल ओनर जो हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट जो है उनसे टैक्स ना ले, बल्कि रिटेलर से जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो वो ले। ठीक है, इसको लेके जी ये स्ट्राइक हो रही है। कहता है कि इसमें जो चक्की वाले लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इंसानों के खाने की बुनियादी अशिया गंदम आटा पर दूध होल्डिंग टैक्स नामंजूर, फौरी वापस लिया जाए, इसको लेकर हड़ताल हो रही है। 11 जुलाई जुमेरात जो है ये जो गुजर चुकी है, तो जब से ये स्ट्राइक शुरू हुई है। उसके अलावा कहता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कहता है कि मार्च आर्डर है उसको इस फ्राइडे को मनसूख कर दिया। ठीक है, वैसे ये जो आटा वाले जो ये मालिक हैं इन पे बैन किया गया था कि इन्होंने जो गंदम पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई थी उसका आटा ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा इनको कहा गया था कि आप टैक्स दें, जिसको इन्होंने क्या किया जी इन्होंने माना नहीं है और हड़ताल पे उतर आए हैं। अच्छा जी, अब कहता है कि ऐसे ना हो कि पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज हो जाए। और लूमिंग का मतलब है कि माशरा जो ख़ास तौर पे जो घर हैं जो कि ऑलरेडी पहले ही महंगाई से परेशान है, उनकी परेशानियां और ना बढ़ जाएं। कहता है कि ये जो टैक्स है इससे अगर आपने रिटेल सप्लाई पे लगा दिया तो इससे मज़ीद इनक्वालिटी आएगी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अंदर जो इनएफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। मिल के जो ओनर हैं वो जी टैक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा कहता है कि हैवी कॉस्ट वो कहते हैं हमें पे करना पड़ती है। और उसके अलावा कहता है कि इसमें जी अगर आपने देखा कि जो करप्ट अनासुर है वो भी शामिल हो गए, तो कहता है कि अब जो बड़े मगरमच्छ है वो आपको टैक्स नहीं देंगे। कहते हैं कि जो टैक्स के जो मिल्स के जो मालिक हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला टैक्स देने से इनकार कर दिया है, तो कहता है कि वो ये कहते हैं कि हम अपने खर्चे जो हैं वो हमारे पूरे नहीं हो रहे। तो इसको लेके कहता है कि अगर आपने टैक्स कंज्यूमर पे लगाया तो ये जो टैक्स आप लगाने जा रहे हैं इससे आटे की प्राइसेस मज़ीद बढ़ जाएंगी। और पहले ही जो बेचारे सैलरीड लोग हैं जो कि परेशान हैं
आटे की शार्टेज की वजह से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। कहता है चक्की के जो लोग हैं वो भी कहता है कि डीलर के साथ मिलके इस स्ट्राइक को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कहता है कि मुल्क के अंदर जो है पोटेंशियल शार्टेज आटे की हो सकती है। ये जो शार्टेज है इससे जो लोअर और मिडिल इनकम जो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं उन पे असर पड़ेगा। ऑलरेडी बेचारे वो महंगाई की वजह से और ज़्यादा टैक्स की वजह से उनका गला घोटा जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स लेने में जो है वो फेल दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके लिए कहता है कि आप ऐसे करें जी, जितने भी ये स्ट्राइक हैं इनकी जो डिमांड है तब तक ना माने जब तक जी फ्लोर मिल के जो मालकान हैं वो टैक्स ना दें। ठीक है, उसके बाद जी सेम ओल्ड स्क्रिप्ट तीसरा एडिटोरियल है। इसमें जी जो मिसिंग पर्सन का इशू है ना, जिनको इन्फोर्स डिसअपियर कर लिया जाता है, उसको लेके जी बात की जाएगी। कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट है ना, ये जी मिसिंग पर्सन का जो इशू है इसको डिनाई करती है। इस इशू को अभी भी हल नहीं किया गया। जो बलोच इंडिविजुअल हैं, उसके अलावा एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, पॉलिटिकल पार्टी से जो इंतशार फैलाते हैं और सम टाइम कहता है कि वो उन पे इल्ज़ाम होता है तो उनको जी इन्फोर्स डिसअपीयर कर दिया जाता है। तो कहता है कि इसके बारे में जो स्टेट है वो पूरी एक्सप्लेनेशन देने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं, नवीद बलोच हु वाज अबडक्टेड बाय काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस फ्राम क्योटा इन 11 अक्टूबर 2021 अभी भी मिसिंग है। इसको लेके जी देखें आप, जो इनके घर वाले हैं और बाकी जो मिसिंग पर्सन है वो आवाज़ उठाते हैं कि जो मिसिंग पर्सन का इशू है उसको हल किया जाए। कहते हैं जितने भी प्रोटेस्टर होते हैं जो मिसिंग पर्सन के बारे में बात करते हैं उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट किया जाता है। और जी जो मिसिंग पर्सन के वो हेयर्स मीन जो उनके वारस होते हैं, ठीक है, उनके साथ जी स्टेट का जो रवैया है वो बड़ा ही गज़बनाक है। ठीक है, पुलिस जो है ख़ासतौर पे बलोच जहती कमेटी जो सपोर्टर है क्योटा के अंदर, उनके अगेंस्ट पुलिस क्रैक डाउन करती है। जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर टीयर गैस जो है वो फेंकी जाती है। बैटन चार्जेस होता है कि उनको जी लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर जो है वो कानून का इस्तेमाल करके उनको जी कैद में रखा जाता है। इनकी वूमेन जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है मेल के साथ साथ। तो कहता है कुछ जो प्रोटेस्टर हैं वो इंजर भी होते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में भी पहुंच जाते हैं। तो कहता है कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं आपको रोकना होंगे। ठीक है, ये जो ब्रूटल ट्रीटमेंट जो बलोच साथ हुआ इस्लामाबाद के अंदर जब वो दिसंबर में आए थे, इसी तरह जो प्रोटेस्टर है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वुमेन भी शामिल हैं। तो कहता है कि उनके साथ पुलिस का जो रिस्पांस है वो हार्श है। तो स्टेट को चाहिए कि जितने भी इंडिविजुअल जिन पे शक है उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाए और उनको जी बेसिक जो राइट्स हैं उनको दिए जाए और उनको जी एज आ ह्यूमन उनकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूड अगर फोर्स आप इस्तेमाल करेंगे ना प्रोटेस्टर को दबाने के लिए, इससे कहता है कि एक गैप पैदा हो जाएगा जिसमें अवाम का ट्रस्ट जो है वो स्टेट पे ख़त्म होगा और फिर क्या होगा जी, मुल्क के अंदर नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर आपने नेशंस को आपस में जुड़े रखना है तो आपको लेजिटिमेट जो डिमांड है लोगों की उनको इग्नोर नहीं करना होगा। उसके बाद वो कैबलरी है। सबसे पहले ईडियम ऑफ द डे है द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, फैसले की घड़ी। ठीक है, एक ऐसा जो टाइम जिसमें आप जो हैं वो डिसीजन करते हैं। ठीक है, द एथलीट फेस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ ड्यूरिंग द फाइनल सेकंड ऑफ द गेम। ठीक है, जिस तरह एक फाइनल जब मैच होता है तो उसके बाद मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ जाता है, एक विनर टीम होती है और एक जो है वो लूज़र होती है। मिस द बोट का मतलब मौका खो देना। ठीक है, ही मिस द बोट ऑन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक व्हेन प्राइसेस वर लो। ठीक है, उसके बाद है जी पेरा वर्ड है मोनीटर का मतलब निगरानी करना। द मोनीटर इंश्योर्ड द एग्जाम वाज कंडक्टेड फेयरली। मेंटोर का मतलब होता है एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको गाइड करता है। शी वाज ट्रस्टेड मेंटोर टू मैनी यंग आर्टिस्ट। उसके बाद जी दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है कंप्लेसेंट का मतलब होता है खुद पसंद। ठीक है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड बंदा हो। ही बिकम कंप्लेसेंट आफ्टर ईयर ऑफ सक्सेस। कंप्लेजेंट का मतलब होता है खुश खलाक। ठीक है, जो कि एमनेबल हो, जिसका अखलाक दोस्ताना हो। शी वाज कंप्लेसेंट एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। उसके बाद है जी वोकेबलरी। वर्डिक्ट का मतलब होता है वो डिसीजन जो अदालत ले।
जजमेंट पास करे। एंटोनम है इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन करना। सब वर्ड का मतलब है उल्ट पुल्ट कर देना, ओवरथ्रो कर देना, डिस्टेबलाइज करना। एंटोनम है सपोर्ट करना। एक्शन ऑफ ECP वर सीन टू सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कंपेल का मतलब मजबूर करना किसी पे, और एंटोनम इसका डिस्करेज करना। क्लेमिटियस का मतलब होता है तबाह कुन, डिजास्टरस। एंटोनम है फॉर्चून, बेनिफिशियल। क्लिंग का मतलब है चिमट जाना, ठीक है, अडहेयर रहना। एंटोनम रिलीज कर देना। कोहियन का मतलब इत्तेहाद, ठीक है, जिसमें आपस में मिलजुल के लोग रहें, टुगेदरनेस। एंटोनम है डिवीजन, सेपरेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है इस्तेहसाल करना, किसी का गलत इस्तेमाल करना। एंटोनम है फेयरनेस, इक्विटी। डिप्लीशन का मतलब है ख़ात्मा। एंटोनम इसका है रिप्लेनिशमेंट, रीन्यूअल, उसको मज़ीद जो है वो ज़िंदगी बख्शना। चेस्टाइज का मतलब होता है सरजश करना, किसी बंदे को जो है वो रिप्रीमांड करना, ठीक है, उसको डांटना। एंटोनम है प्रेज करना, तारीफ करना। एनोमली का मतलब होता है गैर मामूली, इरेगुलर। एंटोनम इसका है नॉर्म, स्टैंडर्ड। टाइफाइड आपको पता है बीमारी होती है जिसमें बुखार हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होता है, ठीक है। तो टाइफाइड इज़ अ सिवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। उसके बाद चट्सपा, इसका मतलब होता है डटाई, आप डट जाते हैं, शेमलेस हो जाते हैं कुछ हासिल करने के लिए। एंटोनम है टिमिडिटी, शाइनेस। ब्रेवेडो का मतलब होता है बहादुरी का दिखावा, ठीक है। एंटोनम है कवर्डियस, फियर। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।